Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था बेटा विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी ईएन के बारे में अपन बात कर रहे थे। ठीक है, ईएन के अपन बारे में अपन ने जनरल जो एक्सटेंशन था वो भी अपन ने पूरा कर लिया और जो प्रभावित करने वाले कारक थे वो भी अपन ने पूरे कर लिए। ठीक है, अब ये जो अपन के अनुप्रयोग बचे हैं, ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे बेटा। ठीक है, और इसके लिए एक इम्पोर्टेंट बात है बेटा, जो अनुप्रयोग है ना बेटा विद्युत ऋणात्मकता के, ठीक है, ये जितने भी अनुप्रयोग है ना सारे अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देके बेटा इसको अपने माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ाई करना है। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते अपन सबसे पहले सीधा ही शुरुआत करते हैं बेटा टॉपिक की। ठीक है, तो पहली बात रहेगी अपन के बेटा विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता किसको बोलते हैं बेटा, कि जैसे कोई भी अपन के दो तत्व है बेटा ए और बी, ठीक है, और ये अपन के सहसंयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, और अब यदि इन दोनों तत्वों में से जिस तत्व की इलेक्ट्रॉन के आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा होती है, ठीक है, वो होता है बेटा विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच के अपने ऊपर क्या कर लेंगे बेटा, ऋणावेश कर लेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला पॉइंट रहेगा अपन के आबंधों की प्रकृति ज्ञात करना। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं अपन सबसे पहले आबंधों की प्रकृति ज्ञात करना। ठीक है, यानी आबंध कहने का मतलब जिसको अपन बेटा बॉन्ड बोलते हैं, बॉन्ड किस प्रकार की प्रकृति दर्शाते हैं। ठीक है ना। अब देखो आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। बात यह है बेटा कि जो अपन के सारणी है ना, इस सारणी में मैंने लास्ट क्लास के अंदर एक बताया था कि बेटा जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो है फ्लोरीन। ठीक है, और जो सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो है बेटा सीजियम। ठीक है, और इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर है, ठीक है, उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे बेटा, इसकी प्रकृति की ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पॉइंट लिख रहा हूं कि सबसे अधिक ईएन, सबसे अधिक ईएन यानी किसमें बेटा, सारणी में। ईएन वो है अपन के फ्लोरीन और जिसकी विद्युत ऋणता का मान होता है बेटा 4। ठीक है, दूसरा है अपन के सबसे कम विद्युत ऋणता का मान किसका होता है, सबसे कम ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो है बेटा सीजियम। ठीक है, और इसका होता है 0.07। अब यदि इन दोनों की विद्युत ऋणताओं का यदि मैं अंतर निकालूं तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो, इसलिए ये सारणी का सबसे अपन के अधिक विद्युत ऋणी है, ये सारणी का सबसे कम विद्युत ऋणी है। ठीक है, तो इन दोनों को जो अंतर रहेगा ना बेटा, वो सारणी का सबसे बड़ा अंतर रहेगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पर ये है और सबसे लोएस्ट पर ये है। तो इन दोनों का अंतर रहेगा तो वो क्या रहेगा, सबसे अधिक अंतर ही रहेगा। ठीक है, तो इसका इसलिए लिखता हूं बेटा, इसलिए ईएन में सबसे अधिक अंतर, ईएन में सबसे अधिक अंतर, अधिक अंतर। अब अंतर कैसे, मतलब बेटा अंतर को अपन कैसे प्रदर्शित करेंगे, डेल ई एन, यानी इन दोनों का अंतर। और इन दोनों का जो अंतर है वो अपन क्या करेंगे बेटा, क्योंकि कौन कौन सा है बेटा, फ्लोरीन और सीजियम का है ना, तो 4 - 0.7 यहां लिख दिया मैंने, 4 EN इजिकल टू 4 - 0.07 और अपन के मान प्राप्त हुआ बेटा 3.3। ठीक है ना, कितना मान प्राप्त हुआ अपन को, 3.3 प्राप्त हुआ। ठीक है, और ये अपन के 3.3 है ना बेटा, ये अपन के डेल्टा EN का मान है। आगे चीज समझना। ठीक है, अब एक चीज बात बताऊं आपको मैं, ये जो फ्लोरीन और सीजियम है ना, दोनों मिलकर सीजियम फ्लोराइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, और सीजियम फ्लोराइड है ना बेटा, ये अपन के 100% आयनिक यौगिक है। क्या है बेटा,
आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक उसको बोला जाता है जो आयनों में पूर्णतया टूट जाए, आयनिक यौगिक। ठीक है। अब आयनिक यौगिक का मतलब यानी जिसकी डेल्टा ई एन का मान बेटा 3.3% आए ना, सॉरी 3.3 आए, ठीक है, वो सारे ही बेटा अपन के आयनिक यौगिक रहेंगे। और आयनिक यौगिक है लेकिन वो क्या रहेंगे बेटा 100% रहेंगे। ठीक है। अब एक छोटी सी चीज अलग बताता हूं आपको, वो है ये कि जो अपन के डेल्टा ई एन का मान है, ठीक है, यदि अपन के डेल्टा ई एन इसका मान है जो अपन के 3.3, इसमें यदि अपन बेटा 2 का भाग दे, ठीक है, तो अपन को मान प्राप्त होगा 1.65। ठीक है ना, क्या प्राप्त होगा 1.65। तो बेटा यदि किसी भी यौगिक में, किसी भी यौगिक जैसे सीजियम फ्लोराइड बना है ना, वैसे ही अपन के किसी भी यौगिक की विद्युत ऋणता का मान यदि 1.65 आ जाए, 1.65 आ जाए, तो वो यौगिक क्या रहेगा बेटा अपन के, तो यौगिक रहेगा अपन के 50% तो रहेगा बेटा आयनिक, और 50% ही रहेगा वो सहसंयोजक। ठीक है ना, क्या रहेगा अपन के सहसंयोजक। इस चीज का आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है ना, यानी 3.3 का आधा 2 का भाग दिया बेटा अपन ने, तो अपन को मान प्राप्त हुआ 1.65। ठीक है, और 1.65 यदि किसी का मान आए अपन के विद्युत ऋणताओं का अंतर, दो तत्वों की विद्युत ऋणताओं का अंतर यदि अपन के 1.65 आए, तो वो 50% तो आयनिक यौगिक रहेगा और 50% ही क्या रहेगा अपन के सहसंयोजक यौगिक रहेगा। ठीक है, चलो अब अपन आगे और बात करते हैं बेटा। बात यह है बेटा कि यदि अपन बात बोले कि जो डेल्टा ई एन का मान, ये तो अपन के 1.65 आया, यदि डेल्टा ई एन का मान, चलो सामने यदि लिख देता हूं मैं, यदि डेल्टा ई एन का मान अपन के बेटा 1.65 से अधिक हो, क्या हो बेटा 1.65 से अधिक। देखो मैंने दो सिरे खुला मुंह किस तरफ है बेटा, डेल्टा ई एन, यानी डेल्टा ई एन का मान अधिक है। डेल्टा ई एन का मतलब बेटा विद्युत ऋणताओं का अंतर यदि 1.65 से अधिक है, तो वो अपन के जो एलिमेंट है, सॉरी अपन के जो यौगिक है, वो अपन के आयनिक प्रभाव दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, अपन के आयनिक प्रभाव। हर एक लाइन बेटा एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब चलो देखो 2-3 अपन पॉइंट पढ़ेंगे ना, तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी इसकी है क्या। यदि मैं बोलूं बेटा कि डेल्टा ई एन का मान क्या हो जाए अपन के 1.65 से कम आ जाए, ठीक है, तो वो किस तरफ चला जाएगा बेटा, सहसंयोजक प्रभाव प्रदर्शित करने लग जाएगा। सहसंयोजक प्रभाव। ठीक है, और यदि अपन के डेल्टा ई एन का मान हो जाए बेटा 0, तो वो रहेगा अपन के 100% सहसंयोजक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, और अपन के 3.3 मान है, तो क्या होगा बेटा, यदि डेल्टा ई एन का मान अपन के 3.3 हो, तो वो तो सिंपल सी बात है बेटा, क्या रहेगा अपन के 100% आयनिक यौगिक रहेगा। आई जी समझ में, देखो कितना अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है भाई, सबसे सारणी में सबसे अधिक ई एन मान है बेटा फ्लोरीन का, सबसे कम है अपन के सीजियम का, और दोनों का जो अंतर है वो सारणी का सबसे बड़ा अंतर है 3.3। ठीक है, और यदि किसी का 3.3 आए मान, तो वो बेटा 100% आयनिक है। ठीक है, और 3.3 का आधा आ जाए, इसका मतलब 50% आयनिक है और 50% ही सहसंयोजक है। अब यदि 1.65 से ऊपर की तरफ जा रहा है बेटा, किस तरफ अपन के 3.3 की तरफ, और 3.3 की तरफ तो अपन के 100% आयनिक की तरफ जा रहा ना बेटा। 1.65 से 3.3 इनके बीच में कौन सा प्रभाव प्रदर्शित होता है, हमेशा आयनिक प्रभाव होता है। और 1.5 से लगा के 0 तक वो रहेगा अपन के सहसंयोजक प्रभाव। और जिसका डेल्टा ई एन का मान 100 रहेगा, वो सॉरी 0 रहेगा, वो तो 100% सहसंयोजक यौगिक होना ही है।
ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा अपन के पहला पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं अपन दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट ये रहेगा अपन के कि आबंध की शक्ति तथा स्थायित्व ज्ञात करना। उस पॉइंट नंबर दूसरा, आबंध की शक्ति तथा स्थायित्व ज्ञात करना। स्थायित्व ज्ञात करना। ठीक है, देखो दूसरा पॉइंट है बेटा आबंध की शक्ति, यानी बॉन्ड का पावर और उसकी स्टेबिलिटी। ठीक है ना। अब आबंध की जो शक्ति है ना बेटा, ये जो शक्ति है वो समानुपाती होती है बेटा डेल्टा ई एन के। अभी देखो आपको बताता हूं किस प्रकार होती है। पहले मैं एक लाइन लिख देता हूं बेटा कि आबंध की शक्ति, आबंध की शक्ति व स्थायित्व, स्थायित्व समानुपाती होता है बेटा डेल्टा ई एन के। और ये जो ई एन है ना बेटा, ठीक है, ये क्या है डेल्टा ई एन, दो विद्युत ऋणी तत्वों के बीच का अंतर है। ठीक है, दो विद्युत ऋणी यानी दो तत्वों की जो विद्युत ऋणता है, ठीक है, उनके बीच का अंतर है बेटा डेल्टा ई एन। ठीक है, और एक चीज अच्छे से दिमाग में बैठा लो बेटा कि डेल्टा ई एन का मान जितना ज्यादा अधिक होगा, ठीक है ना, जितना ज्यादा होगा डेल्टा ई एन का मान, जैसे अपन के 1.65 से ऊपर जा रहा है, 3.3 की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, तो जितना ज्यादा मान होगा ना बेटा डेल्टा ई एन का, ठीक है, उतना ही वो अपन के जो बॉन्ड है वो मजबूत बनेगा और स्थायित्व रहेगा उसका। क्यों? क्योंकि देखो बेटा डेल्टा ई एन का मान यदि ऊपर जा रहा है ना, जैसे इसका मान 3.3 आ रहा है, तो आयनिक यौगिक बन रहा है बेटा। और आयनिक यौगिक बन रहा है तो आपको जो पता है जो आयनिक बंध होते हैं ना वो बहुत मजबूत बंध होते हैं। ठीक है ना, और जो मजबूत रहता है ना उसका स्थायित्व तो ज्यादा रहना ही है बेटा, सिंपल सी बात है, ये चीज तो अपन पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, चलो इसका लिख देता हूं मैं डेल्टा ई एन। डेल्टा ई एन का लिख रहा हूं बेटा अणु सॉरी तत्व ए व बी। ठीक है, इन दोनों की जो ई एन का मान है, ठीक है, या डेल्टा ई एन लिख देते हैं, चलो डेल्टा ई एन जितना ज्यादा ज्यादा स्थायित्व स्थायित्व उतना अधिक। ठीक है बेटा, हो गया इजी, उतना अधिक। चलो इसके एग्जाम्पल भी कर लेते हैं अपन। एग्जाम्पल करते हैं बेटा, एग्जाम्पल जैसे अपन लेते हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, हाइड्रोजन आयोडीन। ठीक है, इनकी विद्युत ऋणताओं का जो अंतर है डेल्टा ई एन। ठीक है बेटा, जैसे सीजियम और फ्लोराइड का ना, वैसे इसका होता है बेटा एक का तो 1.9, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का, हाइड्रोजन और क्लोरीन का होता है 0.9। ठीक है, हाइड्रोजन और ब्रोमीन का होता है बेटा 0.7 और हाइड्रोजन और आयोडीन का होता है 0.4। अब देखो बेटा इसका मान अधिक है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का मान अधिक है ना, तो इसका मतलब इसका स्थायित्व ज्यादा रहेगा, उससे कम स्थायित्व इसका रहेगा, उससे कम स्थायित्व इसका रहेगा। ठीक है ना, तो ये चीज होती है बेटा। चलो दूसरा पॉइंट तो हो गया बेटा, तीसरे पॉइंट की बात करें अपन। तीसरा पॉइंट है अपन के तत्वों की का धात्विक या अधात्विक लक्षण ज्ञात करना। पॉइंट नंबर 3, तत्वों का धात्विक व अधात्विक लक्षण ज्ञात करना, ज्ञात करना। ठीक है, ज्यादा कोई लोड वाली बात है नहीं इसमें, एक छोटी सी बात याद रखनी बेटा। ठीक है,
जिस तत्व का बेटा En कम होता है ना, En क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या हो बेटा अपन के, कम हो, ठीक है, वो हमेशा होता है बेटा धातु, ठीक है ना, क्या होता है अपन के, धातु, ठीक है। और दूसरा है अपन के कि जिस तत्व का En का मान यदि बेटा अपन के अधिक हो तो वो रहेगा अपन के अधातु, ठीक है ना। बस दो ही चीज का ध्यान रखना बेटा कि क्या हो रहा है भाई आज, हाँ, तो ध्यान क्या रखना है बेटा अपन को, जिस तत्व का En का मान नहीं रहेगा बेटा कम तो वो तो रहेगी अपन के धातुएं, और जिन तत्वों का अपन के En का मान अधिक हो वो क्या रहेगी बेटा अपन के अधातुएं, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं बेटा, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है तत्वों के ऑक्साइड का अम्लीय व क्षारीय लवण ज्ञात करना, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 4 लगाते हैं अपन, चलो इसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया, अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है तत्वों के ऑक्साइड के अम्लीय व क्षारीय लवण ज्ञात करना। इसको ध्यान से समझ लेना बेटा, ज्ञात करना, ठीक है ना, इसको अच्छे से समझ लेना आप। देखो समझना क्या है बेटा, ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड किसको बोलते हैं, किसी तत्व के साथ में यदि ऑक्सीजन जुड़ जाए ना बेटा वो होता है हमेशा ऑक्साइड, ठीक है ना, क्या होता है अपन के ऑक्साइड। तो देखो बेटा यदि मैं बोलूं कि अपन के कोई भी तत्व है, ठीक है, और वो यदि ऑक्साइड बनाए, ठीक है, तो देखना बेटा यदि कोई तत्व यानी बेटा एलिमेंट को, तत्व को मैं ई से प्रदर्शित कर रहा हूं यानी एलिमेंट, यदि कोई तत्व ऑक्साइड बनाता है तो ऑक्साइड बनाता है तो, ठीक है, ऑक्साइड बना रहा है इसका मतलब क्या, देखो बेटा एक तो कोई एलिमेंट रहेगा और दूसरा रहेगा बेटा ऑक्सीजन, ठीक है। तो यदि इनकी विद्युत ऋणताओं का अंतर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे बेटा, जो तत्व है उसकी विद्युत ऋणता और जो ऑक्सीजन उसके साथ में जुड़ा हुआ है उसकी विद्युत ऋणता, ठीक है, ये दोनों क्या कहलाएंगे बेटा, इसकी अंतर कहलाएंगे। अब अंतर को कैसे समझना है, देखो छोटी सी बात है बेटा इसमें, यदि अपन के डेल्टा En का मान, डेल्टा एन किसका लेना बेटा, एक तो एलिमेंट का दूसरा ऑक्सीजन का, तो ये चलो ले लिया अपन ने इलेक्ट्रॉनिक सॉरी एलिमेंट और ऑक्सीजन, इनका जो मान है यदि 2.2 से अधिक हो, कितने से अधिक हो बेटा, 2.2 से अधिक, यानी इनका जो मान है वो यदि अपन का 2.2 से अधिक हो, ठीक है, तो वो होता है बेटा हमेशा अपन के क्षारीय ऑक्साइड, क्या रहेगा अपन के क्षारीय ऑक्साइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात ये है बेटा कि यदि ये जो अंतर है 2.2 से ऊपर वाले तो क्षारीय है, तो देखो दूसरा चीज क्या आएगा अपन के, यदि जो जो अंतर है ना बेटा डेल्टा En एलिमेंट और ऑक्सीजन का, यदि ये अपन के लगभग बराबर हो जाए किसके, देखो 1.9 से 2.2 के बीच, 1.9 से 2.2, तो वो रहेगा बेटा अपन के उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है, इसका ध्यान रखना आपको, उभयधर्मी ऑक्साइड। चलो दो चीज तो हो गई बेटा, 2 से ऊपर वाले तो हैं क्षारीय और 2.2 से 1.9 तक है अपन के उभयधर्मी। अब 1 पॉइंट नीचे वाले 1.9 से जो नीचे वाले हैं वो सारे के सारे क्या होने वाले हैं बेटा, अम्लीय होने वाले हैं, सिंपल सी बात है ना बेटा, ठीक है। तो देखो इसको लिख देते हैं अपन कि यदि डेल्टा En एलिमेंट ऑक्सीजन और इसका मान हो जाए बेटा 1.9 से कम, ठीक है, तो वो रहेगा अपन के अम्लीय ऑक्साइड, ठीक है, ये हो गए बेटा अपन के अम्लीय ऑक्साइड,
ठीक है, ये हो गए बेटा 4 पॉइंट। कितनी जगह बची है इसमें, चलो ठीक है आगे लेते हैं बेटा। 5वां पॉइंट लेते हैं। चलो ऑक्साइड की बात तो हो गई, अपन हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं। 1 मिनट बेटा, ये क्या हो रहा है इधर, बरसात चल रही है बाहर खतरनाक वाली। चलो हाँ देखो बेटा 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या है अपन के कि तत्वों के हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति ज्ञात करनी है बेटा। अपन को क्या करना है, तत्वों के हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति ज्ञात करना। तो अपन हेडिंग लगाते हैं तत्वों के हाइड्रोक्साइड की प्रकृति ज्ञात करना, की प्रकृति ज्ञात करना। ठीक है, हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या रहेगा अपन के भी किसी भी एलिमेंट के साथ में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन यानी OH समूह जुड़ा हुआ हो बेटा। OH समूह जुड़ा हुआ होता है ना, वो तो अपन के होता है हाइड्रोक्साइड। जैसे अपन के कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, और इसके साथ में एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन के साथ में बेटा एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ठीक है, इसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। अब इसमें क्या करना बेटा, देखो इसमें अपन के 3 तत्व है, 1 2 और 3। एक तो एलिमेंट है, दूसरा ऑक्सीजन है और तीसरा हाइड्रोजन है। अब इसमें कैसे पता करेंगे कि वो क्षारीय है या अम्लीय है। ठीक है, तो इसमें अपन को एक ही चीज का ध्यान रखना बेटा, एलिमेंट और ऑक्सीजन इन दोनों की विद्युत ऋणताओं का अंतर निकालना है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणताओं का अंतर निकालना है। ठीक है, अब इन दोनों में से देखना है बेटा किसका अंतर अधिक है। यदि अपन के ए और ऑक्सीजन इसका यदि मान अधिक आ रहा है तो क्या होगा, यदि इसका मान अधिक आ रहा है तो क्या होगा, इस चीज को आपको समझना है। ठीक है, तो देखो बेटा यदि मैं बोलूं आपको कि यदि जो डेल्टा EN का मान है किसका, ए और ऑक्सीजन का, यदि डेल्टा EN इसका मान है अपन के ए और ऑक्सीजन का, एलिमेंट और ऑक्सीजन का मान यदि अपन के अधिक आ जाए, किससे बेटा, इन दोनों से, यानी डेल्टा ENO और H। ठीक है, किसका मान अधिक आ रहा है अपन के, इसका मान अधिक आ रहा है, तो क्या होगा, चलो ये लिख देता हूं मैं। तो बंध कौन सा टूटेगा बेटा अपन के, ये वाला। देखो जिस बंध का विद्युत ऋणता का मान अधिक होता है ना बेटा, वो बंध टूटेगा यहां से, और यदि ये टूटेगा तो अपन के बनेगा A+ और OH-। ठीक है ना, चलो इसको पूरा ही लिख देता हूं मैं, आप कंफ्यूज नहीं हो आप, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइनें ज्यादा होगी। ठीक है, तो क्या होगा अपन के AOH में से बेटा ये बंध टूटेगा और ये बंध टूटेगा तो अपन के बनेगा A+ और OH-। और जहां बेटा OH- बनता है ना, ठीक है, वो हमेशा क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। क्या करता है अपन के, क्षारीय प्रकृति। ठीक है, अब दूसरी चीज लेते हैं अपन, जैसे दूसरी चीज लेते हैं, चलो यदि इसका मान अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा, देखो यदि डेल्टा EN और एलिमेंट और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता का जो अंतर है वो यदि अपन के डेल्टा EN ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अधिक हो जाए, तो इसका मान हो रहा है अधिक बेटा, अब की बार OH का मान अधिक हो रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा अपन के, यही अपन वापस लिख रहा हूं मैं, A ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो अब की बार ये बंध टूटेगा बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। ठीक है ना, तो अपन के जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा AO- प्लस H+। और जहां H+ की बात आ जाए ना बेटा, सिंपल सी बात है, वो अपन के प्रदर्शित करेगा अम्लीय प्रकृति। ठीक है ना, ये हो गया बेटा अपन के पॉइंट नंबर 5। ठीक है, अब देखो छठा पॉइंट ले लेते हैं। चलो छठे पॉइंट में ध्यान रखना बेटा लवणों का रंग। पॉइंट नंबर 6 लवणों का रंग। ये कैसे डिसाइड करेंगे अपन, ये जो लवणों का रंग है ना बेटा, चाहे कोई भी लवण है
और उसका जो आयनिक प्रतिशत है वो यदि अपन 20 से क्या हो बेटा कम हो, आयनिक प्रतिशत यानी यदि अपन उसको जल के अंदर घोले, ठीक है, तो वो 20% ही घुलता है, बाकी नहीं घुलता। 20% से कम ही यदि वो घुले, ठीक है, तो वो हमेशा बेटा रंगीन होगा। क्या होगा? रंगीन होगा। और यदि 20% से ऊपर जो घुल रहा है, ठीक है, वो होगा बेटा रंगहीन, यानी उसका कोई कलर नहीं होगा। ठीक है, तो ये लाइन लिख देता हूं मैं अपन के कि यदि लवण का आयनिक प्रतिशत, आयनिक प्रतिशत क्या हो बेटा 20% से कम हो, 20% से यदि कम हो तो लवण रंगीन, लवण क्या हो जाएगा बेटा अपन के रंगीन हो जाएगा। ठीक है ना। चलो आपको एग्जाम्पल भी लिखवा देता हूं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे AgCl, ठीक है, एक अपन के जैसे AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, जैसे सिल्वर आयोडाइड, जैसे सिल्वर सल्फाइड, ठीक है ना। इसका जो आयनिक प्रतिशत होता है ना बेटा वो होता है अपन के लगभग 20%, सिल्वर क्लोराइड का 20%। चलो आगे लिख देता हूं इधर, जगह एक आध पॉइंट और कवर हो जाएगा ना, ताकि आपके एक चीज का फायदा हो जाएगा। फायदा क्या होगा, आगे यदि स्क्रीनशॉट लोगे ना तो पूरा पेज एक में आ जाएगा। दूसरा बेटा जैसे AgBr, इसका रहेगा अपन के 18%, ठीक है। फिर अपन के सिल्वर आयोडाइड, इसका होता है बेटा 11%, ठीक है। और जो सिल्वर सल्फाइड है उसका होता है बेटा 8%, ठीक है ना। तो ये सिल्वर क्लोराइड है ना 20% है ना बराबर, इसलिए इसका कलर होता है बेटा सफेद, ठीक है। और जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसका होता है बेटा अपन के हल्का पीला, हल्का पीला। और ये रहेगा बेटा अपन के सिल्वर आयोडाइड, वो रहेगा बेटा हल्का सॉरी गहरा पीला, गहरा पीला। और ये जो सिल्वर सल्फाइड है ना बेटा ये अपन के काला कलर का होता है। आई चीज समझ में? ठीक है ना। चलो सातवां पॉइंट भी ले लेते हैं अपन। सातवें पॉइंट में है बेटा संभवन उष्मा की गणना करनी है बेटा, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन की गणना का अपन को सिर्फ एक सूत्र याद रखना और कुछ याद नहीं रखना है, बाकी आप न्यूमेरिकल कर लोगे। जैसे संभवन उष्मा की गणना करो, संभवन उष्मा की गणना, इसके लिए अपन को सूत्र कौन सा काम में लेना, देखो बेटा, चलो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं अपन। हाँ, इसके लिए अपन को सूत्र लेना बेटा, देखो ध्यान देना आप, डेल HF, HF इसलिए लिखा बेटा यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी संभवन उष्मा इजिकल टू 100, और फिर उसके बाद में बेटा ENA यानी एलिमेंट A की विद्युत ऋणता माइनस एलिमेंट B की विद्युत ऋणता का स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसको सूत्र आ जाएगा बेटा। और इसका मात्रक भी चलो नीचे लिख रहा हूं, वो हो जाएगा बेटा केल्विन कैलोरी प्रति मोल, ठीक है ना। ये इसका सूत्र हो जाएगा, सॉरी मात्रक हो जाएगा। चलो 8वां पॉइंट एक और कर लेते हैं अपन के यहीं पे। 8वां पॉइंट देखो बेटा, 8वां पॉइंट है कि अपन को आबंध लंबाई का निर्धारण करना है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 8, आबंध लंबाई का निर्धारण, यानी बेटा जो अपन के यौगिक बनेगा ना उनके बीच में जो बंध बन रहा है उसकी लंबाई वो कैसे निकालते हैं, इसका भी आप एक सूत्र याद रख लेना बेटा। सूत्र क्या याद रखना है, जैसे RAB यानी बेटा रेडियस, ठीक है ना। और ये जो बंध है ना बेटा A और B दोनों अणुओं के बीच का रहेगा अपन के, इजिकल टू रेडियस A यानी बेटा A अणु की त्रिज्या प्लस B अणु की त्रिज्या RB माइनस 0.09 कोष्टक A अणु की विद्युत ऋणता
माइनस बी अणु की विद्युत ऋणता। ये सूत्र लगा लेना बेटा बस, और कुछ नहीं है। ये सूत्र लगा दोगे तो अपन को मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें आर त्रिज्या बेटा, और ए और बी लिख रखा है ना आर त्रिज्या के नीचे, वो अपन की इसकी बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। तो ये कितने पॉइंट हो गए बेटा अपन के टोटल? देखो, पहला हो गया आबंधों की प्रकृति ज्ञात करना, ठीक है। दूसरा अपन के आबंध की शक्ति तथा स्थायित्व ज्ञात करना। तीसरा अपन के तत्वों के धात्विक और अधात्विक लक्षण ज्ञात करना। चौथा अपन के ऑक्साइडों की प्रकृति। पांचवा रहेगा हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति। छठा रहेगा बेटा लवणों का रंग। सातवां रहेगा अपन के संभवन ऊष्मा। और आठवां रहेगा बेटा आबंध लंबाई का निर्धारण, ठीक है। ये टोटल 8 पॉइंट है बेटा, और 8 पॉइंट अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन। स्क्रीनशॉट ले लो बोले आप।